किस बात के चश्मदीद गवाह हैं ये? सिर्फ इस बात के कि बदकिस्मती से शैलेंद्र तिवारी वारदातों के संभावित वक्त के आसपास दोनों मौका वारदात पर मौजूद था। क्या किसी ने उसे केयरटेकर का गला घोटते देखा? क्या किसी ने उसे डंडा मारकर नर्स की खोपड़ी खोलते देखा? रिपोर्टर साहब, उसे पकड़ाई में आने दो, फिर देखना वो गा गा कर अपनी ज़बानी बयान करेगा कि उसने क्या किया था और क्या नहीं किया था। डंडे पर मिला उंगली का निशान फिलहाल क्या दाखिल दफ्तर में है? क्या मतलब? आपको वैसे भी उसकी शिनाख्त की कोशिश करनी चाहिए थी। महज ये सोचकर कि वो शैलेंद्र तिवारी की उंगली का निशान निकलेगा, खामोश बैठ जाना ठीक तो नहीं। क्यों भाई, मुझे मेरा धंधा सिखाने की कोशिश कर रहे हो? सॉरी, यानी कि शिनाख्त की कोशिश की गई थी। हाँ, उसका मिलान हमने साहिल और विनोद अहिरवार, डॉक्टर आदिनाथ और मानसी लोहिया के एक और बॉयफ्रेंड पीयूष मदान की उंगलियों से कर लिया है। बढ़िया। क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा नहीं निकला। डंडे पर बना उंगली का निशान उनमें से किसी का नहीं निकला। आई सी। वैसे एक तरह से ये भी नतीजा ही है। जी, जब वो उंगलियों का निशान किसी का नहीं निकला तो जाहिर है किसका होगा? किसका होगा? शैलेंद्र तिवारी का होगा। और किसका होगा? वही तो गायब है। ये जाहिर है। हाँ, यानी कि अगर मैं आमिर खान नहीं हूँ, अजय देवगन नहीं हूँ, सनी देओल भी नहीं हूँ और अक्षय कुमार भी नहीं हूँ, तो जाहिर है मैं शाहरुख खान हूँ। क्या बकते हो? बकता तो नहीं हूँ, लेकिन आप कहते हैं तो ऐसा ही सही। अब मैं तुमसे आखिरी बार सवाल कर रहा हूँ रिपोर्टर साहब, बोलो शैलेंद्र तिवारी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अब नहीं मालूम होगा, लेकिन पहले कहाँ था ये तो मालूम होगा ना? ये भी नहीं मालूम। मैं उससे सिर्फ एक बार मानसी के गिफ्ट शॉप पर मानसी के मिलाने से मिला हूँ, लेकिन तब ना कोई कत्ल हुआ था, ना पुलिस का उससे कोई लेना देना था। सच कह रहे हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हा हा हा। मतलब कि खामा झूठ नहीं बोलता। असल में तुम्हारा मतलब है तुम तभी झूठ बोलते हो जब तुम्हारा मुंह खुला हो। अब मैं क्या ही कहूँ, इस बाबत कुछ ना ही कहो। रिपोर्टर साहब, फ़िलहाल मैं तुम्हारा एतबार कर रहा हूँ, लेकिन बाद में अगर मुझे पता लगा कि तुमने शैलेंद्र तिवारी की बाबत झूठ बोला था तो तुम्हारी खैर नहीं। समझ गए? समझ गया। अब भले ही तुम्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन आइंदा मालूम हो सकता है। क्या समझे? वही जो तुम समझाना चाहते हो। प्रभु, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मुझे पता चल गया कि शैली कहाँ है या वो इत्तेफाक से मेरे से टकरा गया, तो मैं उसे चांदी की प्लेट में रखकर सोने का वर्क लगाकर हीरे का लौंग चढ़कर तुम्हारे सामने पेश करूँगा। गुड। लेकिन बदले में एक वादा तुम भी करो। क्या? कि शैली के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। वो तो होगी, यकीनन होगी। वो डबल मर्डर का अपराधी है, पकड़ा गया तो फांसी की सजा पाएगा। और मैं उस जाति की बात नहीं कर रहा। तो वो स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करेगा। वादा करो उसके आत्मसमर्पण को फरार अपराधी की पुलिस के प्रयत्नों से हुई गिरफ्तारी को नहीं दिखाओगे। ऐसा नहीं दिखाओगे तुम मेरे से ऐसी उम्मीद करते हो? तुम्हारे से नहीं करता, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर में तुम ही अकेले पुलिस तो नहीं हो। ओके, उसे लेकर मेरे पास आना, फिर वो सब नहीं होगा जिसका तुम्हें अंदेशा है। सुनील ने इंकार में सर हिलाया। अब क्या हुआ? तुम्हारे पास पहुंचने में वो कई पुलिसियों की निगाहों में आ जाएगा, फिर वाई लूटने के लिए कोई भी उस पर हाथ डाल देगा। प्रभुदयाल कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, जब लड़का मिल जाए तो मुझे फ़ोन करना। उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा। वो जहाँ भी होगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। खुश? और अब एक खबर सुनो जो खास तुम्हारे लिए है। क्या? साहिर अहिरवार तुम्हारे अखबार पर मानहानि का मुकदमा ठोकने की तैयारी कर रहा है। हमने उसके साथ कौन सी मांग की हानि कर दी है भाई? की है। आज के ब्लास्ट में ये संभावना बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की गई है कि वो पद्मपत अहिरवार का कातिल है। इस न्यूज़ पर तुम्हारी बायलाइन है, इसलिए वो तुम्हारी खास खबर लेने का इरादा रखता है। मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ उसी बात की रिपोर्टिंग की है जो कि मुझे बताई गई थी।
मुझे वन्ना मेहता ने बताया था कि कैसे साहिल ने कार के एग्जॉस्ट से निकलती गैस को अपने अंकल के कमरे तक पहुंचाया था। और वो कहता है, वन्ना मेहता ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो कहता है कि सेंसेशन फैलाने की खातिर तुमने एक मनगढ़ंत कहानी अपने अखबार में छपवाई। अच्छा, और इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इससे तुम्हारी इमेज बनेगी। ये स्थापित होता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में तुम कितनी बड़ी तोप हो, और एक एक्सक्लूसिव स्टोरी छापने के लिए तुम्हारे अखबार की जय जयकार होगी। ऐसे टुच्चे काम ब्लास्ट में नहीं होते। साबित करके दिखाना। हाँ हाँ, दिखाऊंगा। कैसे दिखाओगे? जिससे तुम्हें ये कहानी सुनने को मिली वो तो मर गई। कैसे साबित करोगे? कहानी तुम्हें वन्ना मेहता ने सुनाई थी, तुमने खुद नहीं गढ़ ली थी। जब मेरी वन्ना से इस बारे में बात हुई थी ना, उस वक्त एक गवाह था मेरे साथ। कौन? रमाकांत। हाँ, तुम्हारा जिगरिया, जो कि तुम्हारी खातिर कुछ भी कह देगा। सुनील चुप रहा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव आए। और प्रभुदयाल ने जैसे तप्ते पर चोट की। जो खबरदार शहरी वाली गुमनाम चिट्ठी तुमने अपनी रिपोर्ट के साथ ब्लास्ट में छापी है ना, जिसमें कि इस बात की तरफ इशारा है कि पद्मपत अहिरवार का कत्ल उसके वारिसों में से एक ने किया है। वो कहता है कि वो पीत पत्रकारिता की मिसाल है जो कि तुम्ही ने गढ़ कर तैयार की है। सब कुछ वो ही कहता है, दूसरा वारिस कुछ नहीं कहता। अभी तो कुछ नहीं कहता क्योंकि तुम्हारी सुनीलियन पुड़िया अभी उसे नहीं मिल रही। फिलहाल तुम्हारे अखबार की तोप का मुंह साहिल की तरफ है। जब फोकस विनोद पर शिफ्ट होगा तब शायद वो भी कुछ, बल्कि बहुत कुछ कहने लगेगा। आई सी। अब बोलो, क्या कहते हो? तुमसे क्या कहूँ? उसी से कहूँगा जो समझता है कि ब्लास्ट जैसे निचली दिल्ली में मोर्चा ले सकता है। वो तुम्हारे से तो ले सकता है ना? नहीं ले सकता। मैं और ब्लास्ट क्या दो हैं? कोई नाखून से पंगा ले लेकिन उंगली से पंगा न ले, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहने। माय बाप, कभी दोबारा वो आपसे मिले ना तो कर्टसी सुनील भाई मुल्तानी एक फ्री एडवाइस उस तक पहुंचा देना। क्या बोल। जिस शख्स पर कत्ल का इल्ज़ाम हो वो उसी की दौलत का दावेदार नहीं बन सकता जिसका कि उसने कत्ल किया होगा। अपने अंकल का कातिल साबित हो जाने पर कोई बड़ी सजा उसे भले ही ना हो, लेकिन फिर वो पद्मपत अहिरवार का वारिस नहीं बना रह सकता। 2.5 करोड़ का जो माल गायब है, फिर उसका उस माल पर या किसी भी दूसरे माल पर कोई हक नहीं होगा। फिर किसका हक होगा? जाहिर है दूसरे वारिस का। मुकम्मल माल पर। बिल्कुल। बढ़िया। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अपने हाल चाल की खबर देते रहना। इसका हिंदुस्तानी में अनुवाद ये हुआ कि पुलिस की नज़रों से कहीं गायब नहीं हो जाना। कितने समझदार हो। ऐसी तो नहीं ना तुम इतने बड़े पत्रकार बन गए। सुनील ने उसका अभिवादन किया और वहाँ से रुखसत हुआ। वो दरवाजे पर ठिठका और फिर वापस लौटा। अब क्या हुआ? पीछे कुछ रह गया क्या? एक बात याद आ गई। मैं पद्मपत अहिरवार के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। वो रिपोर्ट यहाँ नहीं है, नॉर्थ शोर की चौकी में है, जिसकी हद में वो आगजनी की वारदात हुई थी जिसमें अहिरवार की जान गई थी। अच्छा, पोस्टमार्टम हुआ कहाँ था? नॉर्थ शोर में तो जाहिर है कि नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ तो ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं। पोस्टमार्टम शहर में हुआ था, सरकारी अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? इंदिरा गांधी जनरल अस्पताल में। मालूम है कहाँ है? मालूम है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का नाम? हरीश वालिया। माय बाप, उसे एक नन्ही सी फ़ोन दो ना कि मैं सुनील तुम्हारा यार उससे मिलने आ रहा हूँ। यार? क्या नहीं हूँ? अपना काम निकलवाना खूब जानते हो। मामूली काम है बॉस, निहायत मामूली। ठीक है, कर दूंगा फ़ोन। गॉड ब्लेस यू सर, मे यू लिव टू बी 101। प्रभुदयाल को एक उंगली का सैल्यूट मारता वो वहाँ से बाहर निकल गया। वो नीचे लॉबी में पहुंचा तो उसी क्षण वहाँ कदम रखते साहिल और विनोद से टकरा गया। हेलो। हेलो, विनोद सहज भाव से बोला। साहिल ने केवल आगन्य नेत्रों से उसकी ओर घूरा। जनाब ने मुझे पहचाना नहीं मालूम होता, सुनील बोला। तुम्हें नहीं पहचानूंगा, तुम वो कुत्ते हो जो भौंकने के बाद अब काटने पर उतर आए हो। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाज़ लोगों का मैला उनके एलिमेंट्री कनाल के किसी भी सिरे से बाहर निकल सकता है। क्या? क्या कहा? वही जो तुमने सुना।
हैरानी है ऐसी गाली गलौज की भाषा मेरे साथ वो शख्स बोल रहा है जो मेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोकने का तमन्ना ही है। वो तो मैं ज़रूर ठोकूंगा, तुम पर भी और तुम्हारे अखबार पर भी, जिसने तुम्हारी शय पर यह गैर जिम्मेदाराना खबर छापी है कि मैं अपने अंकल का कातिल हूँ। क्यों हो नहीं सकते? एक ही बात है, हमने वही छापा है जो हमें वन्ना मेहता से मालूम हुआ था। उसने साफ कहा था कि उसने तुम्हें गैरेज में अपनी कार में तब स्टीयरिंग के पीछे बैठे देखा था जबकि कार का इंजन चल रहा था। उसके एग्जॉस्ट पर एक रबड़ की ट्यूब चढ़ी हुई थी जो कि आगे स्टीम के उस पाइप से जुड़ी हुई थी जो कि तुम्हारे अंकल के कमरे तक जाता है। ये झूठ है। किसी बात की मुकम्मल तस्दीक किए बिना उसे छापने का तुम्हें कोई हक नहीं। तस्दीक वो चिट्ठी करती है जो कि खबरदार शहरी ने वो चिट्ठी भी जाली है और तुम्हारी ही करतूत है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ। मुझे याद है तुम पहले क्या कह चुके हो। अब अगर अपनी और अपने अखबार की खैरियत चाहते हो तो कल के ब्लास्ट में फ्रंट पेज पर एंड उसी जगह जहाँ की आज तुम्हारी वो वाहियात झूठी और बेबुनियाद खबर छपी है, मुझे ये खेद प्रकाश छपा दिखाई दे जाए कि वो खबर भूलवश छप गई थी और उसके लिए तुम्हारा प्रकाशन और तुम लोग शर्मिंदा हो। खेद को प्रकाश की ज़रूरत नहीं है प्यारे लाल, तुम्हारी अकल को प्रकाश की ज़रूरत है। हमारी स्टोरी सिर्फ उस बात की तस्दीक करती है जो कि मुझे वंदना मेहता से सुनने को मिली थी, उसमें निहित तथ्यों की तस्दीक नहीं करती। हमने वंदना मेहता के बयान को सच ठहराया है, बयान में छुपे या उसमें जो छुपे हुए इल्ज़ाम हैं उनको नहीं। माफ़ी तो मैं तुमसे मंगवा के रहूँगा, वरना मोटी रकम के हर्जाने का मानहानि का दावा ठोकूंगा। इस बाबत मैंने अपने वकील से भी बात कर ली है। बधाई, यानी कि पहला अहमकाना कदम तुम उठा भी चुके हो। जितना मर्जी भौंक लो, मैं यहाँ तुम्हारी ज़बान नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो हकीकत है उसे ना तुम टाल सकते हो ना कोई दूसरा। और हकीकत ये है कि ये बात सफ़ेद झूठ है कि मेरा अपने अंकल की मौत से किसी भी तरीके से कुछ लेना देना है। ये भी झूठ है कि रबड़ की जो ट्यूब कार के एग्जॉस्ट को स्टीम के पाइप से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई थी वो कल रात तुम्हारी कार से बरामद हुई थी। वो ट्यूब मेरी कार की डिक्की में प्लांट की गई थी, मुझे फंसाने के लिए। मेरी जानकारी के बिना उसे वहाँ रखा गया था। मैं क्या इतना मूर्ख हूँ जो आज तक भी उस ट्यूब को अपने कार में लिए फिरूंगा? अब मूर्खता नापने का कोई मीटर तो बना नहीं गुले गुलजार, इसलिए कहना मुहाल है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। उसने जोर से दांत किटकिटाए और फिर बोला, मैं देख लूँगा तुम्हें भी और तुम्हारे अखबार को भी। तुम भी तो कुछ बोलो भाई। सुनील विनोद से संबोधित हुआ। तुम तो जब से मिले हो खामोश ही खड़े रहते हो। तुम्हारे पास वंदना का कोई हल्फिया बयान है? मैं ज़रूर मुहैया कराता अगर मुझे मालूम होता कि मेरी पीठ फेरते ही उसका कत्ल हो जाने वाला था। फिर तुम उसकी किसी कथित बात को कैसे साबित कर पाओगे? बहुत तरीके हैं, एक तरीका तुम खुद हो। मैं? हाँ तुम, जो बात तुम्हारी बीवी ने तुम्हें। मेरी बीवी ने? दुल्हन 1/8 रात की ने, जो कि वन्ना मेहता कल रात बनी थी, बेचारी शादी के बाद हाथ के हाथ जनन नशीन हो गई, इसलिए मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद भी नहीं दे सकता। कैसे जाना ये? एक उड़ती चिड़िया ने बताया। तुम कहो कि ये बात गलत है। नहीं, गलत तो नहीं है। मैंने बड़े अरमान से कल रात उससे शादी की थी, लेकिन उसने वाकई बीच में ही अधूरा छोड़ दिया और असहाय भाव से गर्दन हिलाई। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जो बात वंदना ने मुझे बताई थी वो तुम्हें भी बताई थी और तुमने उसको इस बाबत अपनी ज़बान बंद रखने की राय दी थी। रिमेंबर? वो खामोश रहा। भाई बगल में खड़ा है ना, इसलिए तुम्हारी ज़बान नहीं खुल रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर खामोश क्यों हो? हाँ या ना कुछ तो कहो, और कुछ नहीं तो ये तो कहो कि वंदना जो कह रही थी झूठ कह रही थी। नहीं, झूठ तो नहीं कह रही थी। मेरे से वो भला क्यों झूठ बोलेगी? एग्जैक्टली। लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा था कि उसने निर्विवाद रूप से कार के स्टीयरिंग के पीछे बैठे शख्स को पहचाना था कि वो साहिल था। कार में बैठा शख्स गोल्फ कैप पहने था और वो उसके माथे पर इस कदर झुकी हुई थी कि उसका चेहरा छुपा हुआ था। वंदना ने टोपी की वजह से उस शख्स को साहिल समझा था,
लेकिन हो सकता है वो साहिल की टोपी पहने या साहिल की टोपी जैसे टोपी पहने कोई और शख्स हो। ओह, तो अपने आप को अपने कज़न की निगाहों में पाक साफ साबित करने के लिए अब ये पैतरा बदल रहे हो। तुम जो मर्जी कहो, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि वंदना ने ये कहा था कि उसे लगा था, आई रिपीट, लगा था कि कार में जो शख्स बैठा उसने देखा था वो साहिल था। उसने गारंटी से ये कभी नहीं कहा था कि वो साहिल था। सुना? साहिल विजेता के से स्वर में बोला। ये सब लिफाफेबाजी है, लीपापोती की बातें हैं। वंदना मर गई तो तुम दोनों कज़न एक दूसरे के सगे हो गए हो। वंदना की ज़िंदगी में साहिल के बारे में तुम्हारे वो ख्यालात नहीं थे जिनका कि तुम अब इजहार कर रहे हो, और इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो कि उसकी पहचान की बुनियाद महज साहिल की टोपी ही नहीं थी। उसने इसकी आवाज़ भी सुनी थी और तब कद काठ भी देखा था जबकि उसने कार से बाहर कदम रखा था। आवाज़ भी सुनी थी, कद काठ भी देखा था। विनोद सकपकाया सा बोला। बंद कर यार ये ड्रामेबाजी, साहिल चिढ़कर विनोद से बोला। पहले तुझे यकीन नहीं था कि कार में बैठा शख्स मैं था, लेकिन अब इस मुर्गे भिड़ाने में एक्सपर्ट शख्स की बातों में आकर तुझे यकीन आने लगा कि वो मैं था। मेरे भाई, सपने देखना बंद कर। सपने? कैसे सपने? अंकल के विरसे का इकलौता मालिक बनने के सपने तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुमने तो ये सपना देखना शुरू कर भी दिया है कि मैं तो अंकल के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी चढ़ जाऊंगा और मेरे पीछे तुम अंकल के इकलौते वारिस बन जाओगे। क्या बक रहे हो? विनोद भड़का। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा कि सपने में पता नहीं कुछ सोचा या नहीं सोचा, लेकिन हकीकत में बहुत कुछ किया। मुझे तो अब लग रहा है कि मेरी कार में रबड़ की वो ट्यूब तुम्ही ने प्लांट की थी। मैंने? हाँ हाँ, तुमने। ये तो कुछ भी नहीं, 1.25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम भूल रहे हो, जब पहली बार वंदना ने तुम्हारी उस करतूत का मुझसे जिक्र किया था तो तुम्हारी खातिर मैंने उस बाबत उसे खामोश रहने की राय दी थी। मेरी ऐसी नियत होती जैसे कि तुम इस वक्त उजागर कर रहे हो तो मैंने तभी तुम्हारा करतूत का ढोल ना पीट दिया होता। एहसान कर रहे हो अब मुझ पर। हाँ, मर गई वो तुम्हारी 2.5 पल की दुल्हन। जिंदा होती तो मैं साले का टेटुआ दबाकर उससे कबूलवा कर ही रहता कि। बाकी के शब्द साहिल के मुंह में ही रह गए, क्योंकि तभी विनोद के खुले हाथ का ऐसा जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा कि आवाज़ सारी लॉबी में गूंजी। तत्काल लॉबी में करीब ही मौजूद एक हवलदार लपक कर उनके करीब पहुंचा। क्या हो रहा है ये? वो तीखे स्वर में बोला। आंखों में खून लिए साहिल विनोद पर झपटा, लेकिन हवलदार तत्काल दोनों के बीच आ गया। खबरदार, जानते नहीं हो कहाँ खड़े हो, दोनों को हिरासत में ले लूँगा। मुझे अफसोस है, तभी विनोद बोला, कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठा, लेकिन वंदना के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत जुबान से निकाला ना तो जो अभी हुआ फिर होगा। मैंने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। जब तक कल के एक्सीडेंट की तुम्हारी चोटें ठीक नहीं हो जाती तब तक चूड़ियाँ ही पहन लो, फ़ायदे में रहोगे। कम से कम ये बहाना तो बचा रहेगा कि क्यों तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सके। इससे पहले कि जवाब में साहिल मुंह खोल पाता, हवलदार सख्ती से बोला, आप लोग क्यों लॉबी में मौजूद हैं? कहाँ जाना है? किससे मिलना है आप लोगों को? हम लोग, विनोद बोला, यहाँ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से मिलने आए थे, लेकिन अब ये उससे अकेला ही मिलेगा। फिर वो घूमा और जैसे ज़मीन को रौंदता हुआ वहाँ से चला गया। वैसा ही मिजाज दिखाता साहिल विपरीत दिशा में सीढ़ियों की ओर बढ़ा। बढ़िया, सुनील संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला, बढ़िया। सुनील इंदिरा गांधी जनरल अस्पताल में पहुंचा। हरीश वालिया एक वृद्धावस्था को अग्रसर जल्लाद जैसी सूरत वाला बड़ा सख्त मिजाज आदमी निकला। क्या चाहते हो? रुखाई से बोला। जी, मैं पद्मपत अहिरवार के पोस्टमार्टम की बाबत आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हो? आप मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी मुहैया करा सकते हैं? नहीं करा सकता। रिपोर्ट पुलिस के पास है। चौकी में जाओ और वहाँ जाकर फ़ोटोकॉपी हासिल करो। कॉपी यहाँ भी तो होगी ना? जाहिर है, रिकॉर्ड के लिए रखनी पड़ती है हमको। तो उसी की एक कॉपी अगर आप मुझे। नो जनाब, मैं इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का दोस्त हूँ और। हाँ, मालूम है, इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था यहाँ। उस फ़ोन कॉल की वजह से तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, वरना मैंने तुमसे मिलना ज़रूरी ना समझा होता।
मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मेरे से मिलने की जहमत उठाई। सुनील ने एक क्षण ठिठका और फिर बोला, ठीक है, कॉपी ना दीजिए, इतना ही बता दीजिए कि रिपोर्ट में क्या दर्ज था। उसमें इतना ही दर्ज था कि मौत की संभावित वजह भीषण आग थी। संभावित वजह? हाँ जनाब, पोस्टमार्टम तो मैंने सुना है कि मौत की वजह यकीनी तौर से निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगर मौत की वजह संभावित ही रही फिर पोस्टमार्टम का क्या फ़ायदा हुआ? मिस्टर, पोस्टमार्टम एक पुलिस रूटीन है जो कि पुलिस को कानूनी तौर पर फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन उसका नतीजा हमेशा ही पॉजिटिव निकले ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अच्छा जी। पद्मपत अहिरवाल की जली हुई लाश भी यहाँ एक रूटीन के तौर पर भेजी गई थी। आग में लाश के तमाम वाइटल ऑर्गन जो कि पोस्टमार्टम की खोज का निशाना होते हैं जल चुके थे। यूँ समझो कि टांगें, बाहें और खोपड़ी के सिवा लाश में कुछ भी बाकी नहीं था। इसलिए पोस्टमार्टम महज एक खाना पूर्ति थी जो कि मैंने की थी। आई सी। यानी कि पद्मपत अहिरवाल के केस में निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि वो आग में जलकर मरा था या उसके किसी और तरीके से, किसी और वजह से मरने के बाद आग लगी थी। करेक्ट। अच्छा फ़र्ज़ कीजिए वो। योर 2 मिनट्स आर अप मिस्टर। जी। तुमने खुद कहा था 2 मिनट बात करना चाहते थे। हो गए 2 मिनट। अब वो फ़र्ज़ करना है तो खुद करो, कहीं और जाकर करो। ओके, थैंक यू फॉर नथिंग। सुनील ब्लास के ऑफिस में पहुंचा। अर्जुन उसे सीढ़ियों में मिला। कहाँ जा रहा है? पुलिस हेडक्वार्टर। रेणु ने बताया कि आपका हुक्म हुआ है कि मैं वहाँ पहुँचूँ। क्या करने? दीवारों से टक्करें मारने। क्या मतलब? अरे किचन के कॉकरोच तेरा इंतज़ार करता जब मैं यहाँ वापस पहुँच गया तो तू अब वहाँ जाके क्या करेगा? क्या करूँगा? मेरे से पूछ रहा है? जाके वापस आ जाऊँगा। आके क्या करेगा? आके आपको रिपोर्ट करूँगा कि आप वहाँ नहीं थे इसलिए मैं वापस लौट आया। सुनील ने उसकी खोपड़ी पर चपत लगाई। अर्जुन बड़े धूर्त भाव से हंसा। फिर दोनों सुनील के ऑफिस में पहुँचे। अब बोल, क्या खबर है? एक तो खबर यही है कि पुलिस ने लॉकर खोल लिया है। क्या मिला? कुछ भी नहीं, जैसा कि अपेक्षित था। लॉकर खाली था। अगर उसमें माल था तो वो अपनी मौत से पहले भैरव सिंह ने तमाम का तमाम निकाल लिया था। भैरव सिंह ने? लॉकर के दूसरे होल्डर ने नहीं? हुजूर सिंह हाड़ा ने नहीं? नहीं, भैरव सिंह ने। वॉल्ट कंपनी के रिकॉर्ड में लॉकर के जितने भी ऑपरेशन दर्ज हैं सब भैरव सिंह के साइन के तहत थे। यानी कि हुजूर सिंह हाड़ा ने एक मर्तबा भी वॉल्ट तक अपनी पहुंच नहीं बनाई। लेकिन आप पुलिस को भी इस दूसरे शख्स की, भैरव सिंह के साथ लॉकर के कोऑपरेटर की खबर है? जी हाँ, और कुछ नहीं तो एक नए नाम की तो खबर है ही। और मैंने उस एक्सीडेंट की पड़ताल की जो कि कल रात साहिल अहिरवाल के एस्टेट पहुंचा था। गुरुजी, वो एक्सीडेंट तो जेन्युइन निकला। अच्छा? मैंने 2 चश्मदीद गवाह खोज निकाले थे जिनका कहना है कि एक्सीडेंट एंड वैसे ही हुआ था जैसा कि साहिल कहता था कि हुआ था। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ करीब ही बांग्लादेशियों की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। वहीं के जिन 2 गवाहों ने वो एक्सीडेंट होता देखा था वो कहते हैं कि गीली मिट्टी पर एकाएक ब्रेक लगाने से कार बेकाबू हो गई थी और पेड़ से जा टकराई थी। कुछ पता चला कि एक्सीडेंट से पहले वो कहाँ था? हाँ, अपने वकील के ऑफिस में था वो। क्यों था वो वहाँ? अब वजह वो नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? बस नहीं बताता। लेकिन एक बात फिर भी स्थापित है। क्या? केयर टेकर के कत्ल के वक्त वो एस्टेट में नहीं था। वो पिछली रात 8:45 बजे वहाँ से निकला था और आधी रात के बाद एक्सीडेंट करके हमारे सामने वहाँ पहुँचा था, जबकि केयर टेकर का कत्ल 10:30 के आसपास हुआ बताया जाता है। गुरुजी, वैसे साहिल की अपने वकील के साथ मौजूदगी वाली बात सच हो सकती है। कैसे? कल रात ड्राइवर आदिनाथ उसके साथ था। वो साहिल की उसी की नीली कॉन्टेसा पर वकील के ऑफिस में लेकर गया था। 11 बजे के करीब साहिल ने आदिनाथ को कहा था कि उसे अभी वहाँ और वक्त लगने वाला था, इसलिए वो एस्टेट लौट जाए और कार को साथ ले जाए। उसने तत्काल आदेश का पालन किया था। साहिल ने ये नहीं बताया था कि वो खुद वापस एस्टेट कैसे पहुँचेगा। नहीं, लेकिन पहुँचा तो वो था वहाँ उस काली फिएट पर
जिसका कि उसने रास्ते में एक्सीडेंट किया था और जो अमूमन केयर टेकर भैरव सिंह के हवाले होती है। अब लाख रुपए का सवाल ये है कि भैरव सिंह की फेट साहिल के हाथ कैसे लगी। बात तो करारी सूझी है गुरुजी इस बार आपको। इस बार? सिर्फ इस बार नहीं, आई मीन हमेशा की तरह। यस, दैट्स मोर लाइक इट। सुनील विचारपूर्ण मुद्रा बनाए कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला, तू एक काम कर मेरे जिगर के टुकड़े। फरमाइए। तू लिटन रोड जा, वहाँ आशियाना अपार्टमेंट्स के बाशिंदों से और आसपास के लोगों से पूछताछ करके ये मालूम करने की कोशिश कर कि क्या कल रात किसी ने आशियाना अपार्टमेंट्स के कंपाउंड में या उसके करीब कहीं केयरटेकर की काले रंग की फिएट खड़ी देखी थी। फिएट आज के मारुति राज में ना खपने वाली पुरानी गाड़ी है, इसलिए अगर वो वहाँ मौजूद रही होगी तो किसी न किसी की तवज्जो उसकी तरफ ज़रूर गई होगी। गुरुजी, लिटन रोड तो मैं पहुँचता हूँ, लेकिन फिएट का वहाँ क्या मतलब? फिएट एस्टेट में नहीं थी, इसलिए वो कहीं तो थी। कहीं थी तो ऐसी जगह थी जहाँ की वो साहिल को उपलब्ध थी, तभी तो वो उस कार पर सवार होकर वापस एस्टेट पहुँचा। लेकिन आपका निशाना खास आशियाना अपार्टमेंट्स ही क्यों है? क्योंकि वहाँ एक कत्ल हुआ था। जब कत्ल होता है तो उसको करने वाला भी कोई होता है। ओह, तो यूं आप नर्स वंदना मेहता का कत्ल साहिल के सर थोपने की कोशिश करेंगे? वो छोकरा मुझे मानहानि के मुकदमे की धमकी दे रहा है। जवाबी हमले के तौर पर मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। यानी कि आप साहिल को बलि का बकरा बनाएंगे? बकरा तो वो अपनी कर्मों से बनेगा, मैं तो महज एक मजबूत उंगली उठाऊंगा उसकी तरफ। कार बिना केयर टेकर खुद वापस स्टेट कैसे लौटा होगा? ये भी तो तफ्तीश का मुद्दा है, और ये भी कि उसकी बैसाखी कहाँ गई। बैसाखी तो ज़रूर कातिल अपने साथ ले गया होगा, ऐसे ही बगल में दबा के, ताकि हर किसी की उसकी तरफ तवज्जो जाती कि एक भला चंगा आदमी बैसाखी लेकर क्यों फिर रहा है। उसने उसके टुकड़े कर लिए होंगे, फिर टुकड़ों को तो किसी झोले में या किसी ब्रीफकेस में भी छुपाया जा सकता है। कबूल। फिर उसमें से एक टुकड़ा, वो गोल डंडा जो कि वंदना मेहता की लाश के करीब पड़ा पाया गया था, आशियाना अपार्टमेंट्स में उसके फ्लैट में कैसे पहुंचा? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। क्या? कि दोनों का कत्ल एक ही शख्स ने किया। पहले 10:30 बजे के करीब उसने अहिरवाल एस्टेट में भैरव सिंह का कत्ल किया और फिर वहाँ से सीधा आशियाना अपार्टमेंट्स जाकर वंदना मेहता की खोपड़ी खोल दी। अब अगर साहिल ये स्थापित करने में कामयाब हो गया कि उस दौरान वो वाकई अपने वकील के ऑफिस में था, तो उसे बलि का बकरा बनाने की आपकी मंशा पूरी नहीं होने वाली। उससे भी बुरी बात यह है कि शैलेंद्र तिवारी की हाजिरी कत्ल की दोनों जगह पर स्थापित है। वो अपने मुंह से कबूल करता है कि 10 और 11 के बीच केयरटेकर का इंतज़ार करता वो उसके कमरे में बैठा हुआ था, और बाद में वो वंदना मेहता के फ्लैट का नंबर पूछता आशियाना अपार्टमेंट्स पहुंचा था। ये बात भी स्थापित है। इस लड़के की खैर नहीं, कोई करिश्मा ही उसे बचा पाएगा। करिश्मा का क्या है सर जी, उसे तो आप अपने बाएं हाथ से कर दिखाएंगे। शायद दायां हाथ भी लगाना पड़ जाए, लेकिन कर तो दिखाएंगे ही ना करिश्मा। जो होगा सामने आ जाएगा। तू अब लिटन रोड पहुंच। सहमति में सर हिलाता अर्जुन उठा और वहाँ से रुखसत हो गया। सुनील ने सिगरेट सुलगा लिया और कुर्सी पर अधलेटा सा होकर बड़ी संजीदगी से उसके कश लगाने लगा। एकाएक वो सीधा हुआ। उसने डायरेक्ट लाइन वाला टेलीफोन अपने करीब खींचा और मानसी का नंबर डायल किया। तत्काल उत्तर मिला। सुनील बोल रहा हूँ, हमारे आदमी की कोई खुश खबर? अभी नहीं, आ जाएगी। अभी बहुत बड़ा दिन पड़ा है, लेकिन रहना तुम उस दूसरे फ़ोन के करीब ही। ये भी कोई कहने की बात है? मैंने तो उस पर टेलीफोन ख़राब है का बोर्ड भी टांग दिया है ताकि लाइन बिजी ना मिले। गुड। अब एक बात बताओ। हाँ पूछो। अहिरवाल साहब के अंतिम संस्कार में तुम भी शामिल हुई थी? ये भी कोई पूछने की बात है पूछने की बात। बाज़ लोगों में अर्थी के साथ औरतें शमशान घाट पर नहीं जाती। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो गई थी। दाह संस्कार तुम्हारे सामने हुआ था? हाँ। बाद में जब फूल चुनने का वक्त आया था तब भी तुम शमशान घाट गई थी? हाँ। राख में से कोई ऐसी चीज़ बरामद हुई थी जो कि गैर थी, अजनबी थी, जिससे कि वहाँ नहीं होना चाहिए था?
ऐसी तो कोई चीज़ बरामद नहीं हुई थी, अलबत्ता इससे उल्टा हुआ था। क्या? जो चीज़ बरामद होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी। क्या? साहिल और विनोद कहते थे कि उसे कीमती जान पर वहाँ से कोई उठा कर ले गया। शमशान घाटों पर ऐसी हरकतें आम होती हैं। अरे नाम तो लो ना उस चीज़ का। वो वो सुनील, मैं रख रही हूँ। क्यों? वो वो जिस काम के होने का तुम्हें इंतजार था वो हो रहा है। ओह! तत्काल संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने भी रिसीवर क्रेडर पर रख दिया और नया सिगरेट सुलगा लिया। मानसी का इशारा पीसीओ वाले फ़ोन की घंटी बजने की तरफ हो सकता था। अगर वो कॉल करने वाला शख्स शैलेंद्र था तो अब देखना ये था कि वो मानसी का कहना मानता था या नहीं मानता था। उसने अपना फ़ोन जेब से निकालकर अपने सामने रख लिया और प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद उसके सेलुलर की घंटी बजी। सुनील ने झपट कर फ़ोन उठाया। हेलो शैली? कैसे जाना? दूसरी ओर से सकपकाई सी आवाज़ आई। इल्हाम हुआ। कहाँ हो? कहीं भी, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तुम्हें लेने आना चाहता हूँ। पता नहीं बताओगे तो ऐसा क्यों कर मुमकिन होगा? क्यों कर लेना आना चाहते हो? ताकि तुम्हें मानसी ने कुछ नहीं बताया? बताया, तभी तो फ़ोन कर रहा हूँ। उसकी ज़िद ना होती तो क्या मैं फ़ोन करता? उसकी ज़िद मुझे फ़ोन करने तक ही मानने से कुछ नहीं बनने वाला प्यारे लाल। जो भी वो कहती है और जो मैं चाहता हूँ उस पर पूरी तरह से अमल करोगे तो कुछ बात बनेगी। जहाँ मैं हूँ वहाँ का पता बोलकर मैं उस शख्स की जान को खतरे में नहीं डाल सकता जिसने मुझे पनाह दी है। मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला सकता, लेकिन तुम जहाँ कहो मैं वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये बहुत ख़तरनाक काम होगा। पुलिस को तुम्हारी तलाश है। मेरी बताई जगह पर पहुँचने से पहले रास्ते में कहीं तुम गिरफ्तार भी हो सकते हो। तो क्या हुआ? यही तो तुम चाहते हो ना? तुम भी तो मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हो। हाँ, लेकिन ऐसे तरीके से कि ये कदम तुम्हारे हक में जाए। ये जाहिर हो कि जो ही तुम्हें मालूम हुआ कि पुलिस को तुम्हारी तलाश थी, तुम एक नेक शहरी की तरह, एक साफ दिल इंसान की तरह, एक बेगुनाह शख्स की तरह स्वेच्छा से पुलिस के पास के पहुंच गए हो। तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया हो तो वो जाहिर ऐसा करेंगे कि जैसे उन्होंने एक खतरनाक हत्यारे को, एक फरार अपराधी को अपनी चुस्ती फुर्ती और मुस्तैदी से गिरफ्तार किया। आया फ़र्क समझ में? आया। फिर भी मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला सकता। तुम जहाँ कहो मैं पहुँचता हूँ। पहुँच गया तो ठीक, वरना जो होगा देखा जाएगा। वैसे तुम समर्पण करने के लिए तैयार हो ना? मानसी के कहने पर, ना कि तुम्हारी बातों में आकर। हाँ हाँ, लेकिन तैयार हो ना? हाँ। बोलो, कहाँ पहुँचूँ? शंकर रोड से वाकिफ़ हो? खूब अच्छी तरह से। वहाँ कॉपर चिमनी नाम का एक बार एंड रेस्टोरेंट है जिसमें 4-4 व्यक्तियों के लिए बने कैबिन भी हैं। इस वक्त तकरीबन कैबिन खाली होंगे। तुम जाकर किसी में बैठ जाना, मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा। ओके? ओके, 1.5 घंटे में मैं वहाँ पहुँचता हूँ। 1.5 घंटे में क्यों? क्योंकि जहाँ मैं इस वक्त हूँ वहाँ से शंकर रोड पहुँचने में 1.5 घंटा हर हाल में लगेगा। शहर में नहीं हो क्या? हाँ, क्या तुम शहर के बाहर हो? बाहर से बोल रहे हो? छोड़ो वो किस्सा। 1.5 घंटे बाद मैं कॉपर चिमनी पहुंच जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने भी सेलुलर बंद करके जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ। उसने टॉयलेट में जाकर मुंह धोया, बाल संवारे, टाई की गांठ ठीक की, सूट की सिलवटें दूर करी और फिर ब्लास्ट के मालिक एंड एडिटर इन चीफ मालिक साहब के विशाल ऑफिस में पहुंचा। गुड आफ्टरनून सर, वो बड़े अदब से बोला। मलिक साहब ने सर उठाया, बायफोकल्स में से सुनील को देखा, फिर बोले गुड आफ्टरनून। सुनील खामोश रहा। वेल, कहीं इसलिए तो खामोश नहीं हो क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें बैठने को नहीं कहा। ऐसा है तो बैठो भाई, मेरे सर माथे विराजो। नहीं सर, वो बात नहीं। पिछली बार तो यही बात थी। वो बात उससे भी पिछली बार थी और इसलिए थी क्योंकि तब यहाँ कोई गैर आदमी मौजूद था जिसके सामने मुझे बैठने को ना कहा जाना मुझे अपनी तौहीन लगी थी। और अब नहीं लग रही तौहीन? जी नहीं, इस घड़ी तो मैं फ़क्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने टॉप बॉस के सामने एक मुस्तैद सिपाही की तरह तंग कर खड़ा हूँ। बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे। सुनील खामोश रहा। तो अब क्या चाहता है ये मुस्तैद सिपाही? कार,
सर मैं एक कार चाहता हूँ। तो कार पूल से ले लो, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे आपकी कार चाहिए। मेरी कार चाहिए? वो भी नई वाली, मेहरून ओपल एस्ट्रा। सुनील भावहीन ढंग से उनके सर के ऊपर कहीं निगाहें टिकाए बोला, वजह अभी बयान नहीं की जा सकती। एज यूजल। जी एज यूजल। कितने अरसे के लिए? कम से कम 24 घंटे के लिए। और तब तक मेरा क्या होगा? अपनी मोटरसाइकिल मुझे दोगे? जी नहीं, मोटरसाइकिल आपकी गरिमा के अनुकूल सवारी नहीं, ऊपर से आप हार्ट के पेशेंट हैं। मैं एडवेंचर के तौर पर भी आपको मोटरसाइकिल चलाने की राय नहीं दूंगा। तो कारपूल से कार आप हासिल कर लीजिएगा या टैक्सी बुला लीजिएगा, जो कि तुम नहीं कर सकते। मौजूदा हालात में नहीं कर सकता। क्या है मौजूदा हालात? सुनील ने होठ भींच ली और फिर मलिक साहब के सर के ऊपर कहीं देखने लगा। मलिक साहब ने एक आह सी भरी और फिर बोले, चाबी ड्राइवर के पास है, जाकर ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सुनील मलिक साहब का अभिवादन करके वहाँ से विदा हुआ और अपने कैबिन में वापस लौटा। उसने बोर्ड के एक्सटेंशन वाला फ़ोन उठाया और रेणु से कहा, 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकती हो? यहाँ कहाँ? साउथ अफ्रीका, जहाँ से कि मैं इस वक्त बोल रहा हूँ। क्या? आस्क एक स्टूपिड क्वेश्चन एंड गेट अ स्टूपिड आंसर। अपने ऑफिस में हो? जिस एक्सटेंशन से मैं बोल रहा हूँ उससे नहीं पता लग रहा तुमको? हाय रब्बा, कोई सीधी बात तो ये शख्स कभी कर ही नहीं सकता। मैंने बात तो सीधी ही शुरू की थी, लेकिन तुम्हारे भेजे में घुसे तब ना। आती हूँ, मान सिंह को अपनी जगह बिठा लूँ, फिर आती हूँ। सुनील ने रिसीवर रख दिया। 2 मिनट बाद रेणु वहाँ पहुँची। क्या है? बैठो तो सही, बताता हूँ। ऐसी आती जाती रहा करो हमारी गली। ठीक है, अब देखना फिर ही फिरे लगेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ बस 7। क्या मतलब? मतलब समझाने के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि आज तुम एक रात के लिए घर से बाहर रह सकती हो। घर से बाहर? कहाँ और किसके साथ? झेरी, मेरे साथ। कोई ड्रामा खेलना है? हाँ, यही समझ लो। ब्लास्ट की खातिर? हाँ, रह सकती हो, लेकिन बिना बताए नहीं, माँ को खबर करके, वरना वो मेरी टंगड़ी तोड़ देंगी। वो एतराज़ तो नहीं करेंगी ना? ज़रूर करेंगी। नौजवान औलाद के हर कार्यकलाप पर एतराज़ करना तो कुल जहां की माओ का होल टाइम कारोबार होता है ना, ख़ास तौर से तब जबकि औलाद के सिर पर बाप का साया ना हो। लेकिन मैं भुगत लूँगी उसका एतराज़। ना भुगता जाए तो मेरा नाम लेना, मैं समझा दूँगा। तुम्हारा नाम लिया तो बिल्कुल ही हो जाएगा काम। फिर जहाँ जाना होगा वो मेरे पल्लू से बंधी मेरे साथ जाएंगी। ओह, वैसे ज़रूरी नहीं है रात का लगना, काम जल्दी भी हो सकता है। सोनू बाबा, वो किस्सा छोड़ो, वो मैं भुगत लूँगी। अब बोलो, ड्रामे में मेरा रोल क्या होगा? दुल्हन का, नई ब्याही दुल्हन का, जो कि अपने पति के साथ हनीमून पर निकली होगी, लेकिन जिसके पति को पहली ही रात को वापसी का ऐसा बुलावा आएगा कि उसे अपनी बेचारी दुल्हन को रोती छोड़कर वापस लौटना पड़ेगा। और मेरा दूल्हा कौन होगा? मेरे को इस काम का कोई तजुर्बा तो नहीं, लेकिन एक उद्देश्य की खातिर मजबूरन, आई रिपीट मजबूरन, ये रोल मुझे ही निभाना होगा। उंगली पकड़कर पाँवचा पकड़ने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? क्या मतलब? शादी का अगला कदम क्या होता है? क्या होता है तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम? मालूम होता तो पूछता। वैसे तो इतने होशियार बनते हो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही होशियार। खाक होशियार हूँ? अरे शादी का अगला कदम हनीमून होता है। होता है कि नहीं होता? हाँ हाँ होता है। उस बाबत तुम्हारा क्या स्टैंड हो रहा? मैं हनीमून के खिलाफ हूँ। मैं तो शादी के भी खिलाफ हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि हर नौजवान लड़के को हर नौजवान लड़की पर अपनी बहन समझकर निगाह डालनी चाहिए। खसमानू खाना। रेणु एकाएक उठ खड़ी हुई और भुनभुनाती हुई बोली, अब कोई बहन ही ढूंढना अपने साथ हनीमून पर जाने के लिए। अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? बैठो प्लीज़। रेणु वापस बैठ गई। मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। सुनील संजीदगी से बोला, हम कार पर झेरी पहुँचेंगे। जस्ट मैरिड कपल के अंदाज से जिसने कि हनीमून मनाने के लिए झेरी जैसा रमणीक टूरिस्ट स्थल चुना था, वैसा। वहाँ होटल लेक व्यू में हमारे लिए एक स्वीट पहले से ही बुक होगा।
हमारे नाम फर्जी होंगे और पता बम्बई का होगा, जहाँ का मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँगा। अभी हम वहाँ पहुँचे ही होंगे कि हमारे लिए वहाँ पर फैक्स पर एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि मेरा फ़ौरन बम्बई लौटना अवश्यंभावी था। मैं कुड़ता कलपता तुम्हें रोता छोड़कर वापस लौटूंगा। फिर बिना मेरे लौटने का इंतज़ार किए तुम भी वापस लौट आओगे। मोटे तौर पर कहानी ये है कि जिसमें अहम ज़रूरत तुम्हारी नई ब्याही दुल्हन जैसे मिजाज दिखाने की है। पोशाक और जेवरों के मामले में एकदम नई ब्याही दुल्हन बनकर दिखाने की है। ड्रेस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास जरी के काम वाली एक लाल रंग की भारी साड़ी है जो कि मैंने हाल ही में अपनी एक कज़न की शादी पर पहनने के लिए बनवाई थी। जेवर मैं अपनी माँ से उधार मांग लूँगी और वो एतराज़ तो नहीं करेंगी। करेंगी तो मेरी माँ है, मेरे से करेंगी, तुम्हें क्या। लेकिन दे तो देंगी ना जेवर। हाँ हाँ दे देंगी। और हैं किसके लिए वो। गुड। कुछ ब्यूटी पार्लर वाली सज-धज भी तो करानी होगी दुल्हन के लायक। हाँ वो तो ज़रूर करानी होगी, जैसे फेशियल, हेयर स्टाइलिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग। बस 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 2 घंटे लगेंगे। फिर तो अभी छुट्टी कर लो। मलिक साहब को कुछ नहीं कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरा जिम्मा। फिर ठीक है। ठीक 5 बजे मैं तुम्हें तुम्हारी गली से बाहर वाली सड़क पर मिलूँगा। ओके ओके अब जाओ। रेणु उठकर चली गई। सुनील ने झेरी होटल लेक व्यू फ़ोन किया और वहाँ मुंबई के मिसेस एंड मिस्टर एच.एस. हाड़ा के नाम से एक डीलक्स हनीमून स्वीट बुक करवाया। फिर उसने मिस्टर एच.एस. हाड़ा केयर ऑफ होटल लेक व्यू झेरी के नाम पर एक टाइपशुदा फैक्स मैसेज तैयार किया। मैसेज में लिखा था, काइंड अटेंशन मिस्टर एच.एस. हाड़ा, केयर ऑफ होटल लेक व्यू झेरी राजनगर। अभी अभी हांगकांग से खबर पहुंची है कि वहां के वांग चुंग कॉरपोरेशन को आपके साथ होने वाले करार के मसौदे में दर्ज 2 शर्तों पर सख्त एतराज़ है। उन शर्तों को उनकी इच्छा अनुसार तब्दील करके आपका हस्ताक्षर युक्त नया मसौदा उन्हें तत्काल भेजा जाना निहायत ज़रूरी है, वरना सारा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा आपको फ़ौरन अपने मुंबई ऑफिस पहुंचना होगा। मसौदा आपके पास झेरी इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि यूं हमारे प्रतिद्वंदियों को इस सीक्रेट डील की खबर लग जाने का अंदेशा बढ़ जाएगा। कृपया जो भी पहली फ़्लाइट उपलब्ध हो उससे फ़ौरन मुंबई पहुँचे। आपकी इधर से रिटर्न फ़्लाइट की टिकट का इंतज़ाम पहले ही किया जा चुका है, इसलिए आप उल्टे पांव वापस लौट सकते हैं। हनीमून में विघ्न के लिए क्षमा प्रार्थना सहित, सरोज पाटिल, जनरल मैनेजर फाइनेंस। उसने मलिक साहब के निजी ड्राइवर से ओपल एस्ट्रा की चाबी हासिल की और वहां पहुंचा जहां की इमारत की एक सुरक्षित पार्किंग प्लेस पर कार खड़ी थी। उसने कार की आगे पीछे के दोनों नंबर प्लेट्स उतार दिए और वहां करीब ही स्थित एक कार एसेसरीज बेचने वाली दुकान पर पहुंचा, जहां से उसने RJA 9912 नंबर की 2 नई प्लेट्स बनवाई। दुकान से परे पहुंचकर उसने दोनों नई प्लेट्स उतार कर कार में रख दी और उनकी जगह फिर पहले वाली नंबर प्लेटें लगा दी। वो बैंक स्ट्रीट की तरफ रवाना हुआ जहाँ कि उसका फ्लैट था। आखिर उसने भी तो दूल्हा जैसे दिखने की तैयारी करनी थी। वो बैंक स्ट्रीट के करीब पहुँच रहा था जबकि सेलुलर की घंटी बजी। कहाँ हो गुरुजी? फ़ोन से उसे अर्जुन की आवाज़ आई। घर के रास्ते में। क्या खबर है? क्या खबर? कई खबरियाँ हैं। बैंक स्ट्रीट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 10 मिनट में मैं आपके घर पहुँच रहा हूँ। बढ़िया। ठीक 10 मिनट बाद अर्जुन तब सुनील के फ्लैट पर पहुँचा जबकि वो एक सूटकेस पैक कर रहा था। कहीं सफ़र की तैयारी है? वो बोला। हाँ, वक्त का तोड़ा है, इसलिए फालतू सवाल ना करो, मतलब की बात कर। मतलब की बात यह है गुरुजी कि बहुत सही मौके पर आपने मुझे लिटन रोड जाने की राय दी। वहाँ तो ख़ास खबरों का ऐसा दरिया बह रहा था कि हमारे कितने ही बिरादरी भाई भी वहाँ मौजूद थे। अच्छा? जी हाँ, ये बात बजरिया पुलिस अब हमारे प्रतिद्वंदी अखबारों की रिपोर्टों को भी मालूम है। पिछली रात आशियाना अपार्टमेंट्स में हतप्राण वंदना मेहता के फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में, जिसका मालिक की कोई वर्मा बताया जाता है और जिसके बीवी बच्चों को लेकर आजकल मायके गई हुई है, जुए की फड़ लगी हुई थी, जिसमें उसके अलावा उसके माथुर, अग्रवाल और मुखी नाम के 3 और दोस्त शामिल थे। उन लोगों को जब कत्ल की खबर लगी थी, खबर कैसे लगी थी? वैसे ही जैसे एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की लगती है। ऊपर से कत्ल की वो खबर दिन में छपने वाले अखबार मिड डे में छप भी तो गई है ना। अच्छा खैर, आगे बढ़ो।
पड़ोसन के कत्ल की खबर लगने के बाद वर्मा ने उस रहस्यपूर्ण युवक के बारे में पुलिस को बताना अपना फर्ज समझा, जो उनके जुए की फड़ में शामिल होने के तमन्नाई बनकर आया था, जिसने अपने आप को एक पड़ोसी घोष का कलकत्ते से आया कज़न बताया था और जिसने वहाँ अपना नाम चक्रवर्ती बताया था। चक्रवर्ती? अर्जुन ठिठक कर बोला, आपके होने का तो कोई मतलब ही नहीं ना गुरुजी। आगे बढ़ो। हाँ, तो वर्मा का कहना है कि तकरीबन उसी वक्त पुलिस वहाँ पहुँची थी और उसका ये भी कहना है कि वो शख्स चक्रवर्ती ज़रूर पुलिस से बचने के लिए ही बहाने से उनके फ्लैट में आ घुसा था। इस लिहाज से बकौल उसके कोई बड़ी बात नहीं कि वो ही शख्स वन्ना मेहता का कातिल था। पुलिस को उसकी बात पर एतबार आ गया था? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुलिस ने उसे हर उस शख्स की तस्वीर दिखाई थी जो कि अहिरवार केस से संबंधित था। गुरुजी, उन तस्वीरों में आपकी तस्वीर भी थी, जिसे कि उस शख्स ने फ़ौरन पहचाना था। आई सी। आप कोई फिक्रमंद नहीं दिखाई दे रहे। किस बात से? इसी बात से। आपको नहीं लगता पुलिस आपकी मिजाज पुरसी के लिए बस आती ही होगी? अर्जुन फिर एक क्षण ठिठका और फिर बोला, ओह, क्या हो? अब समझा आप पुलिस की आमद से फिक्रमंद क्यों नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस डाल डाल है तो आप पात पात हैं। आप तो मैं देख रहा हूँ पहले से फरार होने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बकवास मत कर। ओके, और मतलब की बात कर। और मतलब की बात यह है कि जो तस्वीरें पुलिस ने उस वर्मा नाम के जमूरे को दिखाई थी, उनमें से एक और तस्वीर को भी उसने पहचान लिया था। किसकी तस्वीर को? साहिर अहिरवार की तस्वीर को। वर्मा कहता है कि उसने 11:15 के आसपास साहिल को उस गलियारे में मंडराते देखा था। आपकी जानकारी के लिए पुलिस उसका साहिल से आमना सामना करवा भी चुकी है और वो वर्मा साहिल की पक्की शिनाख्त भी कर चुका है। साहिल क्या बोला? वही जो उससे बोलना अपेक्षित था, यही कि वर्मा की शिनाख्त गलत थी। वो तो पिछली रात आशियाना अपार्टमेंट्स के पास फटका भी नहीं था। यानी कि वर्मा झूठ बोल रहा था। ये कहने की मजाल तो साहिल की नहीं हुई। अलबत्ता उसने ये ज़रूर कहा कि वर्मा को कोई मुगालता लगा था। असल में उसने ज़रूर उसके कदकाठ से मिलते जुलते किसी और शख्स को देखा था। मसलन किसे? मसलन शैलेंद्र तिवारी को। गुरुजी, रात के वक्त उस लंबे गलियारे में पर्याप्त रोशनी नहीं होती। ऊपर से वर्मा निगाह का चश्मा लगाता है, जो कि शायद वो उस घड़ी ना लगाए हो। कहने का मतलब ये कि मुगालता हो तो सकता है। यूँ तो उसे मेरे बारे में भी मुगालता हो सकता है। ही, आपके बारे में कैसे हो सकता है? आप तो उसके साथ उठ बैठ के, ताश खेल के, हार जीत करके लड्डू खा कर आए थे ना। और आपकी शिनाख्त करने वाले तो अभी उसके 3 साथी और भी हैं। एक जने को मुगालता लग सकता है, चारों को तो नहीं लग सकता। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार किया है? अभी नहीं, लेकिन पूछताछ बराबर हो रही है उससे। वो पूछताछ से पाक साफ निकासी ना पा सका तो जाहिर है कि गिरफ्तारी होगी। पुलिस को कोई अंदाज़ा है कि वन्ना मेहता की मौत कब हुई थी? अंदाज़ा क्या, यकीनी तौर पे मालूम है। आप भूल रहे हैं, उसकी मौत पुलिस की आंखों के सामने तब हुई थी जबकि वो एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाई जा रही थी। अलबत्ता ये पुलिस अभी निर्धारित नहीं कर पाई है कि उस पर वो घातक वार कब हुआ था, जिससे उसकी खोपड़ी को तरबूज की तरह खोल के रख दिया था। मरने से पहले वो घायल अवस्था में थोड़ी देर पड़ी तो रही थी, ज़्यादा देर पड़ी रह हो सकती है और ज़्यादा देर पड़ी रही हो सकती है। और वर्मा के ही बयान के वजह से पुलिस को अब विनोद अहिरवार की वन्ना मेहता से शादी की भी खबर है। इस बाबत तो उसकी विनोद से बात भी कर रही है पुलिस और वो शादी की बात कबूल कर चुका है। शादी कराने वाले पंडित रघुवंशी के बयान के मुताबिक शादी रात को 10 बजे संपन्न हुई थी और 10:15 बजे वो वहाँ से रुखसत हुआ था। इसका मतलब ये है कि वन्ना पर डंडे का घातक वार 10:15 के बाद ही किसी वक्त हुआ था, जबकि वो फ्लैट में अकेली थी। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि विनोद अपनी नई ब्याहता दुल्हन की शादी संपन्न होते ही छोड़ के चल दिया और हमें स्टेट में गड्ढा खोदते मिला? हैरानी की बात तो है, इसकी कोई वजह भी होगी, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती कि उसने शादी होते ही अपनी नई ब्याही दुल्हन का डंडा मारकर सर फोड़ दिया। क्यों नहीं हो सकती ये वजह?
एक तो इसी वजह से कि अगर उसने वंदना का कत्ल ही करना था तो फिर शादी का आडंबर करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरे वो डंडा केयर टेकर भैरव सिंह की बैसाखी का हिस्सा था। भैरव सिंह का कत्ल 10:30 बजे हुआ था, जबकि विनोद तारकपुर रोड से बहुत दूर लेटन रोड पर अभी शादी कराकर हटा था। इस बात का तो सबूत की कोई ज़रूरत नहीं कि भैरव सिंह की ज़िंदगी में उसकी बैसाखी उसके पास रही होगी। उसका कत्ल किसी और ने भी किया हो तो भी उसकी बैसाखी का वो डंडा वंदना के सर में मारने के लिए विनोद को लिटन रोड पर उपलब्ध नहीं हो सकता था। काफ़ी सयाना हो गया है, सावत का सर है गुरुजी, वरना मेरी क्या बिसात है। और विनोद के हक में अभी और भी बातें हैं जो ये साबित करती हैं कि वो वंदना का कातिल नहीं